3 साल के बाद हर साल 33,000 हर साल 33,000 फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट और साइंटिस्ट इसको सुनने लगे। ये इसलिए किया गया कि कानून हम लेकर आने वाले थे। मान्यवर, एक कानून में हमने लक्ष्य रखा है कि 2 सिद्धि के प्रमाण को, कन्विक्शन रेशियो को 90% से ऊपर लेकर जाना है। ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए हमने एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया है कि 7 वर्ष या उससे ऊपर की सजा जिस धाराओं में है वो सभी क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को हम कंपलसरी कर रहे हैं। और मान्यवर, इसके माध्यम से एक वैज्ञानिक साक्ष्य, एक साइंटिफिक एविडेंस पुलिस के पास होगा, जिसमें कोर्ट में दोषियों को बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। माननीय, ये दोनों चीजें हैं। इसमें एक ऐसा सवाल कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया था कि ये इसके लिए शायद देश अभी तैयार नहीं है। ये कानून में हमने ये भी प्रोविजन रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से केस चलाने के लिए कोर्ट, जिला, राज्य, ये सभी प्रकार के नोटिफिकेशन निकलने के बाद ही वो अप्लाई होगा। मानो एक कोर्ट किसी राज्य ने तैयार कर दी तो वो कोर्ट नोटिफाइड कर सकते हैं। एक जिला जब हो जाएगा तो वो जिला नोटिफाइड कर सकते हैं। एक क्षेत्र हो जाएगा तो वो क्षेत्र। अंततोगत्वा 27 के पहले पूरे देश की सभी कोर्टों को हम कंप्यूटराइज करके इसके लिए करेंगे। इसी प्रकार से मोबाइल फोरेंसिक वान का भी हमने एडवांस में अनुभव कर लिया है। मान्यवर, आज मैं आपको बता सकता हूं कि दिल्ली के अंदर 7 साल से ऊपर की किसी भी गुनाह होता है, सजा का जिसमें प्रावधान हो, ऐसा कोई भी गुनाह होता है तो एफएसएल की टीम इसको विजिट करती है। ये सफल प्रयोग हमने दिल्ली के अंदर कर दिया है। बेंगलुरु में अब सरकार बदल गई, भगवान जाने क्या होगा, मगर हमारी सरकार थी तब बेंगलुरु में भी इस प्रयोग की शुरुआत की थी। इसके लिए हमने मोबाइल एफएसएल के कंसेप्ट को लॉन्च किया है और सफल कंसेप्ट है। मान्यवर, हर जिले में 3 मोबाइल एफएसएल घूमती रहेगी और गुना के जगह पे जाएगी। नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 0 एफआईआर को पहली बार आजादी के 75 साल के बाद हम स्थान, गुना कहीं पर भी हुआ, किसी भी थाने का हो, आप हिमालय की चोटी से भी उसको रजिस्टर कर सकते हैं और कन्याकुमारी के सागर के किनारे भी गुना रजिस्टर होने के बाद 15 दिन में कंसर्न थाने को भेजना होगा। ई एफआईआर का प्रावधान हम पहली बार जोड़ रहे हैं। हर जिले में और हर थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा जिसके परिवारजनों में गिरफ्तारी हुई है। इसको अधिकृत सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपके परिजन हमारी कस्टडी में है और इसके लिए अब हम रिस्पॉन्सिबल। कई बार पकड़कर पुलिस 4-4 दिन तक कोई जवाब नहीं देती है मान्यवर, और वहां पर उनको कोर्ट में जाना है और इसकी जगह अब वो ऑनलाइन भी सूचना देनी पड़ेगी और व्यक्तिगत सूचना भी देनी पड़ेगी। यौन हिंसा के मामले में पीड़िता का बयान कंपलसरी कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान का वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब कंपलसरी कर दिया गया है। मान्यवर, पुलिस को 90 दिन में जिसने फरियाद की है इसका स्टेटस देना हमने कंपलसरी कर दिया है। 90 दिन में उसका स्टेटस देना पड़ेगा और हर 15 दिन में फरियादी को अपना स्टेटस भेजना पड़ेगा। 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस अगर विड्रॉ करना है तो पीड़ित को सुने बगैर कोई भी सरकार इसको विड्रॉ नहीं कर पाएगी। ये भी इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी और इसके अंदर पहली बार हम कम्युनिटी सर्विस को सजा के बारे में भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मान्यवर, ये प्रैक्टिस में कई जगह पे है परंतु इसका इंट्रोडक्शन एक्ट से, कानून से अब होगा। मान्यवर, सालों तक केस चलते नहीं है, इसके लिए भी हमने बहुत सारे प्रावधान करे हैं। छोटे मोटे मामलों में समरी ट्रायल का दायरा बढ़ा दिया है। समरी ट्रायल को 20,000 तक की गुनाहों में ले लिया गया है और 3 साल तक कि जिसमें सजा है वो सारे समरी ट्रायल से हो जाएंगे। इस एक ही प्रावधान से 40% केसों कई सेशन कोर्ट से बाहर होकर नीचे ही समरी ट्रायल से समाप्त हो गए। मान्यवर, आरोप पत्र दायर करने के लिए
पुलिस अधिकारी आगे की जांच चालू है, आगे की जांच चालू है, आगे की जांच 6-6 साल अब नहीं कर पाएंगे। हमने तय कर दिया है कि 90 दिन में आरोप पत्र दायर करना ही पड़ेगा और कोर्ट भी उनको और 90 दिन की परिस्थिति देखकर परमिशन दे सकती है। 180 दिन में आपको जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेज देना पड़ेगा। इससे बहुत बड़ा फर्क होगा। वारंट के मामले में भी हमने काफी सारे बदलाव किए हैं। आरोपी व्यक्ति को आरोप तय करने की नोटिस 60 ही दिन में देने के लिए अब कोर्टें बाध्य हो जाएगी। कोर्ट ने चार्ज फ्रेमिंग 60 दिन से ज्यादा लंबा नहीं कर सकती। बहस पूरी होने के बाद 30 ही दिन में मान्यवर न्यायाधीश ने अपना फैसला देना पड़ेगा। अब 3-3 साल तक फैसला पेंडिंग नहीं रख सकते। कई सारे जज ऐसे पूरी सुनवाई कर देते थे और फिर बाद में ट्रांसफर हो जाती थी या रिटायर्ड कर जाते थे और ट्रायल फिर से चलती। अब ऐसा नहीं होगा। 30 दिन के अंदर ही फैसला देना पड़ेगा। इसको भी हमने, और फैसले को 7 दिन के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना पड़ेगा, जिससे इस पर अपील की कार्यवाही मान्यवर हो जाए। सिविल सर्वेंट के विरुद्ध कोई फरियाद होती थी, पुलिस ऑफिसरों के विरुद्ध कोई फरियाद होती थी, तो एक प्रावधान है जिससे उनको सुरक्षा मिली हुई। सरकार की परमिशन के बगैर इनका संज्ञान या तो चार्जशीट या ट्रायल शुरू नहीं हो सकती। मान्यवर सालों तक कोई परमिशन आती ही नहीं थी और उसके कारण सिविल सर्वेंट के साथ साथ बाकी लोग भी डिले ट्रायल को एंजॉय करते थे। हमने तय कर दिया है कि 120 दिन में सरकार हाँ या ना कह दे, वरना डीम्ड परमिशन माना जाएगा और ट्रायल को फिक्स करना। मान्यवर, एक बहुत बड़ा दिक्कत मैंने देखा है कि एसपी के नाते किसी ने एक केस जांच किया है तो डीजीपी या तो रिटायर्ड होने के बाद वो केस चलने पर आता है और उनको गवाही देने जाना है। हमने ये प्रक्रिया के अंदर आमूलचूर परिवर्तन किया है कि जो एसपी अभी नौकरी कर रहा है वो ही फाइल देखकर गवाही देगा, जो पहले था उसको आने की जरूरत नहीं। माननीय, बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव। इसके कारण इतना देर होती, इतनी देर होती। आज हमने बारीकी से ट्रायल किस चीज के कारण लेट होती है इसका अभ्यास किया है। सबसे ज्यादा डेट अगर लगे तो यही कि भैया वो तो डीजीपी हो गए, डीजीपी साहब को समय नहीं होगा, तहसील में कैसे आएंगे जब उनकी विजिट है, तो 1.5 साल तक गवाही नहीं होती। मगर अब कोई डीजीपी साहब या तो रिटायर्ड बाबू को बुलाने की जरूरत नहीं, वहां जो एसपी है वो फाइल देखकर, और वो डीजीपी साहब को कुछ याद भी नहीं है, उन्होंने भी फाइल देखकर ही कोर्ट को असिस्ट करना है, मगर ये नहीं होता था। अब हमने ये कर दिया है। घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का भी ये है नहीं, वरना यूपीए वालों को बहुत दिक्कत आती इस प्रावधान से। घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का भी हम प्रावधान मान्यवर इसमें लिए। संगठित अपराध के लिए एक नया प्रावधान हम इसके अंदर जोड़ रहे हैं, जो अंतरराज्य गैंग और संगठित अपराध है, इसके विरुद्ध एक अलग प्रकार की कठोर सजा का प्रावधान। महिलाओं के प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं के निपटान के लिए भी हमने ढेर सारे किए हैं। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान प्रकट कर जो यौन संबंध बनाते थे, उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार लाए। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है, जो आज नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान। मान्यवर, मॉब लिंचिंग का बड़ा शोर मचा है, हमने उसको केयरफुली करा है। मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल, आजीवन कारावास और मृत्युदंड तीनों का प्रोविजन कर हम प्रावधान मान्यवर लाए। स्नेचिंग के लिए चाहे मोबाइल का हो चाहे महिलाओं की चेन का हो, कोई प्रावधान नहीं था। बहुत सारे लोग छूट जाते थे क्योंकि वो चोरी भी नहीं होती थी, स्नेचिंग का प्रावधान भी नहीं था। अब स्नेचिंग का भी प्रावधान ले मान्यवर। एक 324, इसमें गंभीर चोट के कारण निष्क्रियता की स्थिति हो जाती थी। मानो कोई अपाहिज हो गया, ब्रेन डेड हो गया, मृत्यु नहीं हुई, पूरा पैर कट गया, हाथ कट गया, तो भी 7 साल की सजा थी। और किसी को
थोड़ा लगा, रिपेयर होकर एक सप्ताह में अस्पताल से बाहर आ गए तो भी 7 साल। हमने दोनों को अलग कर दिया। हमेशा के लिए अपंगता अगर आती है या ब्रेन डेड होता है तो इसकी सजा को 10 साल या तो आजीवन कारावास में बदलने का। बच्चों द्वारा अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए, बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा को बढ़ाया गया है, 7 से 10 साल किया गया है। पहले जुर्माना काफी कम था, अनेक प्रोविजन में जुर्माने को बढ़ाने का भी काम किया है। मान्यवर, अपराधियों के विरुद्ध जो भाग जाते थे इसके लिए भी 10 साल की सजा का लाया है, प्रावधान लेकर आए हैं। सजा माफी को पॉलिटिकल यूज करने वाले बहुत किस्से आते थे। अब हमने कह दिया है कि अगर किसी को सजा माफ करनी है तो मृत्यु की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। आजीवन कारावास की सजा को 7 साल तक ही माफ कर सकते हैं। 7 साल के कारावास को 3 साल तक ही माफ कर सकते हैं। किसी भी गुनहगार को, अभी बिहार में कुछ मामले आए हैं सामने, इसी प्रकार से राजनीतिक रसूख वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको भी सजा भुगतनी पड़ेगी। इसका भी प्रावधान मान्यवर हम लेकर आए हैं। मान्यवर, राजद्रोह पर ये अंग्रेजों ने अपने शासन को बचाने के लिए एक कानून बना था। मैं इस सदन को कहना चाहता हूँ, एक ऐतिहासिक निर्णय इस सरकार ने किया है। राजद्रोह को कंप्लीटली हम रिपील कर रहे हैं, कंप्लीटली रिपील। यहाँ लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। राजद्रोह को हम कंप्लीटली रिपील कर रहे हैं मान्यवर। और इस कानून में इसके साथ साथ अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की संप्रभुता, एकता को, अखंडता को चैलेंज करना, ये सब को कानून के अंदर किसी न किसी दाएं बाएं तोड़ मरोड़ कर जोड़ते थे। इसका कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं था, टेररिज्म की व्याख्या ही नहीं थी। पहली बार अब इसकी व्याख्या हो रही है और जुड़ी संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार भी है। मान्यवर, जांच करने वाले पुलिस अधिकारी के संज्ञान पर कोर्ट इस पर ऑर्डर करेगा। कुर्की का ऑर्डर पुलिस अधिकारी नहीं कर पाएंगे, निर्णय नहीं कर पाएंगे, कोर्ट में सुनवाई के बाद होगा। मान्यवर, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हमने किया है, अनुपस्थिति में ट्रायल। कई सारे केसों में दाऊद इब्राहिम वांटेड हैं, चले गए, देश छोड़कर भाग गए, आज उन पर ट्रायल नहीं होती। हमने तय किया है कि सेशन कोर्ट के जज ड्यू प्रोसीजर के बाद जिसको भगोड़ा घोषित करेंगे उसकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी और उनको सजा भी सुनाई। दुनिया में वो कहीं पर भी छिपके सजा सुनाई जाए। मान्यवर, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। और वो सजा के खिलाफ अपील करना है तो न्याय की शरण में आए, अपने आप को भारतीय कानूनों के शरण में, भारतीय कानूनों की शरण में लाएं और अदालत के सामने जाए तो हाईकोर्ट में चैलेंज करें। मान्यवर, मैं सार्वजनिक जीवन में बहुत बचपन से हूँ, राज्य का गृह मंत्री भी रहा हूँ। मैंने बहुत सारे थाने विजिट किए, बहुत सारे सदस्य भी थाने में गए होंगे। आप देखे होगा टूटी फूटी साइकिल, टूटी फूटी गाड़ी, टूटी फूटी ऑटो सालों तक पड़ी, सबने देखा। वो इसलिए पड़ा है कि कानून में प्रोविजन है कि केस के निपटारे तक इसको संभाल पर रखना। हमने प्रोविजन कर दिया है इसकी वीडियोग्राफी करना, वीडियोग्राफी की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में जमा कराना और फिर इसका निपटारा आप कर सकते हो। इससे कम से कम पुलिस स्टेशन की स्वच्छता बढ़ाना। मान्यवर, इस प्रकार के, मैंने तो अभी थोड़ा बताया, इस प्रकार के ढेर सारे बदलाव इस कानून के अंदर हम लेकर आए हैं। टोटल 313 बदलाव है मान्यवर। और मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी न्यायिक दंड प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होगा और सबको ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के अंदर न्याय होगा। मान्यवर, इसमें पुलिस अधिकारियों को भी जवाबदेह किया है, वकीलों को भी जवाबदेह किया है और न्याय करने वाले के लिए भी मर्यादाएं रखी। इसमें महिलाओं का और बच्चों का विशेष ध्यान दिया गया है। अपराधियों को सजा हो इसकी चिंता की गई है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर पाए, ऐसा भी। इसके अंदर राजद्रोह जैसे कानूनों को एक और हम निरस्त कर रहे हैं तो दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने वाले और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध करने वालों को दंडित करने का भी प्रावधान है। एक और हमने राजद्रोह को रिपील किया है, दूसरी ओर
संगठित अपराध और टेररिज्म पर नकेल कसने का काम भी हमने किया है। मान्यवर, मैं मानता हूं कि तीनों संहिता अपने आप में संपूर्ण है, परिपूर्ण है, परंतु 1807, 1828, 88 और 1878 से कानून प्रचलन में कोई भी व्यक्ति, कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी व्यक्तियों का समूह इसको कंप्लीट नहीं कर सकता। इसलिए मैंने निर्णय किया है मान्यवर कि इस कानून को मैं स्टैंडिंग कमेटी को, गृह विभाग की स्टैंडिंग कमेटी को देना चाहता हूं, जिससे पक्ष विपक्ष सभी संसद सभ्य इस पर अपना, काफी संसद सभ्यों ने दिया है, परंतु इस पर काफी अच्छी सोच विचार हो। इस पर बार काउंसिल भी चर्चा करे, बार एसोसिएशन भी चर्चा करे, कुछ रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी भी चिंता करें, और हम लॉ कमीशन को भी भेजेंगे, लॉ कमीशन भी अपनी टिप्पणियां दे। तो कुल मिलाकर ये सब आने के बाद ये विधेयक को उचित परिवर्तन करने के बाद मैं फिर से इस सदन के लिए आऊंगा। मैं आपको अनुरोध करता हूं माननीय स्पीकर महोदय कि मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं, और माननीय स्पीकर महोदय मैं ये भी अनुरोध करता हूं कि विधेयक को जांच हेतु विभाग संबंधी, गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति को। एक मिनट, प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित करें। माननीय मंत्री जी। मान्यवर, मैं इस विधेयक को, तीनों विधेयकों को गृह विभाग के कार्य संबंधी, माननीय स्पीकर महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि ये तीनों विधेयकों को गृह कार्य संबंधी, गृह विभाग के कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया जाए। मान्यवर, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। अब इसमें एक मिनट पूछ ले वो। गृह मंत्री